अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुड मॉर्निंग पब्लिक में। आज सोहा की तबीयत अचानक ख़राब हो गई। वो आई थी लेकिन उसको वापस जाना पड़ा, तो मैं और हरमीत आपकी खिदमत में मौजूद हैं। आज के शो का रन डाउन मैं आपकी खिदमत में अभी पेश करूँगा, लेकिन थोड़ी सी बात पहले हरमीत से कर लें। एक तो सैलाब की सूरत हाल के बारे में ज़ाहिर है हमें अपडेट्स देनी है। बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है, और उसके साथ साथ फिर कल जो जलसा किया इमरान खान साहब ने, उन्होंने कहा कि 4 बंदों ने कमरे में बैठ के इलेक्शन कमीशन के जो सरबराह हैं उनके ज़रिए मुझे नाअहल करार देने की साजिश की है। मैं सबके नाम बता दूंगा। ये क्या बात हुई? इमरान खान को इस मौके पे मेरा ख्याल है लड़ाई झगड़ा करने की बजाय तवज्जो अपनी पूरी देनी चाहिए सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। लेकिन इमरान खान कहते हैं मैं पीछे हटने को तैयार नहीं हूँ। ये साजिशी थ्योरियाँ क्या हैं, इस बारे में भी बात करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ ने जो इमरान के बारे में कहा कि इस कदर झूठा आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा, इसको 73 साल की तारीख में पहला आदमी है जिसको इदारों ने पाला, और फिर उन्हीं में ये फूट डलवाने की बात करता है। तो हरमीत, हेलो, हाउ आर यू? जी अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। रऊफ साहब, आपने दुरुस्त फरमाया कि जिस किस्म की सिचुएशन चल रही है, लेकिन हमें याद है कि जब करोना था और उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तब वो भी रिक्वेस्ट किया करते थे, गुजारिश किया करते थे कि बहुत बड़ी वबा फूटी है और आप जल्द से जुलूस करें। लेकिन पीडीएम और इस किस्म का जो इकट्ठ था वो भी जल्द से जुलूस में बड़े एक्टिव नज़र आते थे और कहा करते थे कि कौन सी मरज़ है, कौन लेके आए, तो अफवाहें। तो इस किस्म की चीज़ें हमने माजी में भी देखी और आज हम देख रहे हैं कि सैलाब जो है पूरा मुल्क जो है उसमें तबाही मचा दी है। हालात इस किस्म के हैं कि वहाँ पे अगर आप देखें लोग बेघर हो चुके हैं, कई अमवात, हज़ारों अमवात हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ कई लाख जो हैं वो घर तबाह हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं डटे हैं और उनका कहना है कि जल से हाल में करूँगा और जैसे तैसे भी होगा, अपने जल से नहीं रोकूंगा। तो ये सिचुएशन जो है हम देखते हैं कि सियासतदान चाहे माजी में आए या अब आए या अपोजिशन में या हुक्मरान हो, जब ये हुकूमत में आ जाते हैं तो ये बड़े सुलझे हुए हो जाते हैं, लेकिन जब ये अपोजिशन में जाते हैं तब इनसे कोई बड़ा जो है बुरा नहीं होता, क्योंकि इनकी जो सोच, उनकी फ़िक्र, उनका लायामल, उनकी बातें, वो उन सब चीज़ों में हमें फिर तज़ाद नज़र आता है और खुला तज़ाद नज़र आता है। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मकसद इस मौके के ऊपर ख़ास तौर पर देखो ना, कोविड से जो तबाही हुई वो बड़ी थी, लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। ये जो पाकिस्तान की तारीख़ है उसमें इससे ज़्यादा हौलनाक सैलाब नहीं आया। इससे पहले लोग कंपेयर करते रहे इसको 2010 के सैलाब थे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इसकी इंटेंसिटी कहीं ज़्यादा है। अंदाजे भी हमारे जो है वो गलत साबित हो रहे हैं। पहले हम कहते थे कि जनाब 1 करोड़ लोग इससे मुतासर हुए हैं, बेपनाह जो है वो बेघर हो गए हैं। अब हमारी तादाद जो हम बता रहे हैं वो कह रहे हैं 4 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, और 1/3 पाकिस्तान यानी जो है वो पानी के अंडर है, 1/3 और 1/3 पाकिस्तान, और बाहर से इमदाद आ रही है, ये बात ठीक है। एंटोनियो गुतरस जो हैं, जो सेक्रेटरी जनरल है अक़वाम मुत्तहिदा के, वो 9-10 सितंबर को पाकिस्तान में होंगे, मदद की अपील कर रहे हैं वो। लेकिन लोगों का बुरा हाल है, लोग बेचारे जो हैं वो इतने मजबूर हुए हैं जिसकी कोई हद नहीं। मुझे भी कोई एक रिलीफ फंड में मैं गया हुआ था, वहाँ पे वो बात कर रहे थे, कहने लगे कि यानी ऐसी ऐसी ख़वातीन आ रही हैं जिनके हाथों में सोने का कड़ा भी है, लेकिन वो भी मांग रही हैं कि मतलब बच्चे भूखे बैठे हैं, हम सैलाब में पानी में घिरे हुए हैं। यानी अच्छे खासे खाते पीते घरानों को इसने बेघर कर दिया। ऐसा सैलाब है हरमीत। रऊफ साहब, इस किस्म की सिचुएशन है कि कल मैं एक खातून को सुन रहा था जिसका ताल्लुक 4 सदर से था। अपने माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप थे और घर में एक अकेली थी, वो लड़की, यंग जवान लड़की थी। तो वो अपने माँ बाप को लेके आई और एक सेफ जोन में उनको बिठाया कि आप इधर बैठे, मैं कोई पनाह ढूंढती हूँ, कोई पनाहगाह ढूंढती हूँ वहाँ पे आप लोगों को, क्योंकि उनके वालिद साहब जो थे वो किडनी के पेशेंट थे। वो कहती है कि मैं सुबह गई जगह ढूंढने के लिए, जगह मिल गई मुझे, तो जब मैं वापस आई अपने वालिदैन को ढूंढने के लिए तो वहाँ पे सैलाब आ चुका था। और जब मैंने वहाँ के लोगों से पूछा कि मेरे वालिदैन को आपने देखा था, तो उन्होंने बताया कि वो को सैलाब जो है वो बहा के लेके गया है। तो इस किस्म की सिचुएशन है कि भाई बच्चा जो है वो बाप से बिछड़ गया है, माँ जो है अपने बेटी से बिछड़ गई है, फैमिली जो है कोई तितर बितर, कोई कहाँ। तो इस किस्म के हालात हैं। और आपने दुरुस्त फरमाया कि बहुत ऐसे लोग जिनकी जो मुखियर थे, जिनके पास बहुत कुछ था, कल सवात में एक पूरा का पूरा गांव
और एक फैमिली का ये गांव था जिसमें पूरे कजन्स जो थे उनकी फैमिली रहती थी, वो पूरा का पूरा डूब गया है और करोड़ों का नुकसान जो है वो उनका हुआ है, साथ में जितने भी घर थे। और वो कल जब मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, वो इंटरव्यू जब चल रही थी, इंटरनेशनल चैनल पे चल रही थी, तो उनमें से एक शख्स जो कराची में था, उसने जब सुना कि उनके पूरा गांव जो है वो सैलाब बहा के ले गया है, तो उसको हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ कराची में हुई। और यहाँ पे ये हालात हैं कि वो बेघर बेआसरा जो है वो खेतों में बैठे हैं तंबू लगा के। और कहीं ना कहीं इमदाद की बात की जाए तो कहीं ना कहीं अभी अप्रोच जो है बड़ा मुश्किल है वहाँ पे पहुँचाना सारी चीज़ों को, क्योंकि रसाई नहीं हो रही है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सारा कुछ जो है वो तबाह है। तो इस सूरत हाल में अगर आप चीज़ें पहुँचाते हैं तो पहुँचाना भी बड़ा मुश्किल है। फिर हर एक शख्स, आपने जिस तरह फरमाया कि 3 करोड़ से 4 करोड़ तक के लोग मुतासर हैं, ये एक बहुत बड़ी तादाद है, ये छोटी मोटी तादाद नहीं है। और फिर इसमें आप देखें कि इलाके जो हैं उनके घर, उनका सब कुछ तबाह हो चुका है। तो बड़ी वर्स्ट सी सिचुएशन है और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया के साथ साथ हमें भी मुतहद होना होगा। और हम देख रहे हैं कि लोग जो है घरों से निकल कर, चाहे जिनके पास जो कुछ है वो डोनेट कर रहे हैं, वो दे रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जो ऐसी तंजीमें जो हैं वो भी मंजर आम पर वो भी सामने आ चुकी हैं, वो भी हमें स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ ट्रैफिक लाइट पे नज़र आते हैं जो इन सैलाब ज़दगान की मदद के लिए लोगों से अपील कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा वो हम देख रहे हैं कि कौम जो है उसी तरह खड़ी है, उसी तरह मुतहद है। और हमें इस मुश्किल हालात से, ये जो मुश्किलात आई हैं हमारे वतन पे, ये जो आफत आई है, ये जो सैलाब आया है जिसने तबाही मचाई है, इससे हम मुतहद जब तक नहीं होंगे तो इससे निकलना बड़ा मुश्किल होगा। और पॉलिटिशियन को भी इस वक्त सियासत से हटकर अपनी कौम का, अपनी आवाम को रिलीफ देने का सोचना होगा। बिल्कुल ठीक है। असल वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि जहाँ अवाम मुतहद हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं सैलाब ज़दगान की मदद के लिए, वहाँ पॉलिटिशियंस को भी इकट्ठा होना पड़ेगा इस मौके के ऊपर। ये मौका नहीं है ऐसा कि जिसमें आपस में लड़ाई झगड़ा किया जाए, जिसमें कोई पिछले जो कसरें हैं वो सारी अब निकालने का वक्त नहीं आया। इसके साथ थोड़ी सी ज़रा बात कर लें कि 300 यूनिट तक बिजली के बिल, जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं उसके फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म कर दिए हैं प्राइम मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा कुछ तो रिलीफ गरीब आदमी को मिला है। ये बड़ा अच्छा इकदाम उन्होंने किया है हरमीत, अगर देखा जाए। और उन्होंने जो वज़ीर बिजली हैं उन्होंने भी कहा है कि आपको बिजली के दफ्तरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम नए बिल जारी कर रहे हैं जिसमें ये ख़त्म किया जाएगा। इसके साथ एक और काम उन्होंने किया और वो ये है कि वो कह रहे हैं शिफ्ट करें पाकिस्तान को आहिस्ता आहिस्ता सोलर एनर्जी की तरफ। और अगले साल 1 साल का टारगेट दिया है कि 1 साल के अंदर अंदर आधा फ्यूल का बिल हमने कम करके दिखाना है, क्योंकि फ्यूल का बिल बहुत ज़्यादा हो गया है और पाकिस्तान मुतहम्मल नहीं हो सकता इस चीज़ का कि वो इतना ज़्यादा महंगा फ्यूल ख़रीद के बिजली बनाए। तो ये भी हरमीत एक अच्छा इकदाम है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है कि एक महंगाई है, एक महंगाई का तूफान बरपा है। और ख़ासकर एक आम आदमी मेरी तरह और आपकी तरह हम देख रहे हैं कि हर शख्स मुतासर है, चाहे उसकी तनख्वाह लाखों में क्यों ना हो, चाहे वो एक गरीब मजदूर दिहाड़ीदार क्यों ना हो, हर शख्स मुतासर है। फिर हम पेट्रोल की प्राइस की बात करें, पेट्रोल की प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो फसलें तबाह हुई हैं, तो टमाटर और प्याज ख़रीदना भी बहुत मुश्किल हो चुका है रऊफ साहब इस वक्त। तो मेरे ख्याल में अगर थोड़ा बहुत रिलीफ मिल जाता है तो वो उसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा सुकून, हल्का फुल्का सुकून तो मिल जाता है, कम से कम आपको आप सुकून के सांस जो ले लेते हैं। क्योंकि इस तबाहकारियों में, फिर इस तरह महंगाई में सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है। 47% तकरीबन कह रहे हैं महंगाई, यानी सन 47 से लेके आज तक के अगर देखा जाए तो तारीख़ में इतनी महंगाई कभी, इन्फ्लेशन कभी नहीं हुई जितनी इस वक्त हुई है। खैर हम चलते हैं ज़रा अपने रन डाउन की तरफ। आज देखते हैं हमने क्या करना है। हमने सबसे पहले डेली डोज हमारा होता है वो आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। उसके बाद एजाज़ सैयद हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़रा पॉलिटिकल सूरत हाल क्या है, इमरान खान ने जो केस किया हुआ नैब का बात करेंगे, नैब ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़। और उसके साथ साथ इमरान खान की कल की तकरीर के ऊपर ख़ास तौर पे बात करेंगे कि वो किन 4 लोगों का जिक्र कर रहे हैं और क्यों इतना ज़्यादा जिक्र कर रहे हैं कि मैं बिल्कुल उनका ऐलान कर दूंगा, मुझे दीवार से लगाया जा रहा है। कौन दीवार से लगा रहा है, किसकी बात कर रहे हैं इमरान खान, इस हवाले से बात करेंगे। एक हम 2-3 दिनों से कालाम की बात कर रहे हैं, कालाम का जिक्र करेंगे, लेकिन वहाँ की नाशपाती के हवाले से भी जिक्र करेंगे, वो कैसी होती है। एक हमने दरमियान में और आपको पाक फ़ज़ाइया की डॉक्यूमेंट्री दिखानी है 2 सितंबर को, जो मार्के पाक फ़ज़ाइया ने सर अंजाम दिए, उन मार्कों के हवाले से हम आपको एक डॉक्यूमेंट्री दिखाएँगे। सूरह रहमान को
पेंटिंग्स की शक्ल दी है एक आर्टिस्ट ने। वो आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद होगी, उनका हम जिक्र करेंगे। और पाकिस्तान में ई कॉमर्स के हवाले से एक बच्चा है, कहना चाहिए अभी नौजवान है, जिसने करोड़पतियों में अपना नाम लिखवा लिया है। उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और फिर पाकिस्तान में ये फ्लैग फुटबॉल एक नई गेम है जो एक हमारे कोच हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो हरमीत, सबसे पहले चलते हैं डेली डोज की तरफ। डेली डोज में शमसी तवानाई हमने अभी जिक्र किया कि वज़ीर आज़म ने कहा कि उसकी मंजूरी दे दी है। आपको ये बताऊं हरमीत कि मैंने अपने घर में सोलर एनर्जी लगाई हुई है, प्लांट लगाया हुआ है सोलर एनर्जी का। वाकई बिल बहुत कम आ जाते हैं, यानी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस 8-10 हज़ार के मेरे होते हैं महीने के, बस वही मुझे बिल देना पड़ता है। और मैं 2 AC चला लेता हूँ अपने घर में, तो इतना कम हो जाता है। तो लोगों को भी ऐसा तो शिफ्ट करना चाहिए, वो तमाम लोग ये अफोर्ड कर रहे हैं। साहब ये जब बहुत ज़्यादा हम देखते थे कि बहुत ज़्यादा जो है हमारे इलाकों में जब बिजली का बहरान बढ़ चुका था, आपको याद है कि ये नवाज शरीफ साहब की शुरुआत थी जब हुकूमत में आए थे वो लोग, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा हम देख रहे थे कि बिजली ना होने के बराबर थी। तो हमारे एरिया में बहुत सारे एरिया जो है KP का वहाँ पे हमने देखा कि सोलर जो है उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो चुका था। मैंने खुद अपने घर में, जो गांव का मेरा घर है, तो उधर ये सारा कुछ मैंने भी कराया। उसका फ़ायदा ये है कि बिजली हो या ना हो, हम बड़े रिलैक्स होकर अपनी जो ज़िंदगी है वो उसी तरह रवां दवाएँ। और इसका फ़ायदा भी बहुत है कि जितना अब आज हम बिल को देखते हैं और जितने बिल्स आ रहे हैं, तो उसके मुताबिक अगर उस वहाँ पे देखें तो आपके कुछ हल्के फुल्के चार्जेस होते हैं जो आप वो कर लेते हैं, बैटरी और इन सारी चीज़ों के थोड़ी बहुत वो करना होता है। बाकी उसका फ़ायदा ये है कि बड़े आराम से ना बिजली जाती है, ना कोई और टेंशन, और पैसे भी उतने ज़्यादा एक साथ तो खर्चा आ जाता है, लेकिन बाद में बड़े आराम से वो गुजारते हैं। मेरे ख्याल में अगर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात की है तो ये बहुत अच्छी बात है कि सोलर पर अब हमें आना चाहिए। हम तो देख रहे हैं कि आप तो जापान गए भी हैं रऊफ साहब, वहाँ पे सड़कें जो हैं जहाँ से गाड़ी गुजरती है तो वो भी बिजली पैदा करती है। तो इस किस्म की चीज़ें बहुत दुनिया तरक्की कर चुकी है, हमें आना होगा। और हमारे यहाँ सूरज इतना ज़्यादा है, मैं स्विट्ज़रलैंड में, मुझे याद है मैं वहाँ था, तो वहाँ पे सरकारी स्कूल जितने थे, अब ये 2000 की, मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ, आज से 22 साल पहले की, जब मैं पहली दफ़ा वहाँ पे गया था, तो वहाँ हालांकि बादल बहुत ज़्यादा होते हैं, बारिश बहुत ज़्यादा होती है, बर्फ़बारी होती है, लेकिन सूरज कम निकलता है। इसके बावजूद लोगों ने सरकारी स्कूल, सरकारी इमारतें, उनको सोलर एनर्जी पे कन्वर्ट किया हुआ था। तो हमारे भी यही हुआ है कि सबसे पहले सरकारी इमारतें जो हैं वो सोलर एनर्जी पे उनको शिफ्ट किया जाएगा। और अच्छी बात है कि 1 साल का टारगेट दिया गया, 1 साल के अंदर ये करें। ज़रा थोड़ा सा वो देखना चाहिए कायदे-आज़म सोलर। और वैसे रऊफ साहब एक चीज़ मैं ऐड करूँगा इस बात पे कि जो सरकारी इमारतों की आपने बात की, लाजिम होना चाहिए। आप जिन सरकारी इमारतों में जाएंगे वहाँ पे AC अंदर कोई बैठा हो या ना हो, लेकिन AC लगा ज़रूर होगा। ये मैं तमाम तर सरकारी इदारों में मैं गया हूँ और मैंने देखा है, चाहे वो हमारे हॉस्पिटल के MS का रूम हो या डॉक्टर का रूम हो या इसी तरह किसी और ब्यूरोक्रेट का रूम हो, तो AC जो है वो 24 आवर उसका इस्तेमाल होता है। तो आपकी बात दुरुस्त है कि पहले तो वो तरजीही बुनियादों पर जो है सरकारी दफातर होने चाहिए, ताकि बिजली का ये बहरान कम से कम वहाँ से भी हमें कोई रिलीफ मिल सके। ये बात आपकी दुरुस्त है सर। अगली खबर जो है हमारे पास वो आपके इलाके से, फिर सवाद से, कि वहाँ पे मुतासरीन की मदद का जज्बा। एक नौजवान ने रस्सी का पुल बना के, बहरीन का जो इलाका है, आपने देखा होगा बहरीन बड़ा ही खूबसूरत इलाका है, मैं भी गया हूँ, वहाँ पे रस्सी का पुल बना के उसने बेशुमार लोगों की जानें बचाई हैं। तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ हिम्मत का ऐसा कारनामा है जिसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए। ये नौजवान को भी आप देख सकते हैं जिस तरीके से उसने मदद की है, वो भी हमें विजुअली भी नज़र आ रहा है। बिफरा हुआ दरिया था बहरीन के मकाम पे, और उस बिफरे हुए दरिया की मैंने विजुअल भी देखी है पहले भी। हकीकत में ऐसा लगता था जैसे सब कोई बहा के ले जाएगा, इतना तुंदो तेज़ लहरें थीं पानी की जिसकी कोई हद नहीं। तो उसमें उसने यही सोचा कि रस्सी का एक पुल बनाऊँ और मैं उसकी मदद से लोगों को पार लगाऊं। तो हरमीत, ये भी बड़ा अच्छा काम मतलब एक बच्चे ने किया है, मतलब वो बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा काम है। और रऊफ साहब आपने दुरुस्त फरमाया कि बहरीन बहुत खूबसूरत इलाका, बहुत कमाल का इलाका है, लेकिन अब हम देख रहे हैं तबाहकारियाँ जो है बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी हुई है। और यहाँ इन मुश्किल हालात में कोई औरों की मदद के लिए आ जाए, क्योंकि हर शख्स जो है वो मुतासर है, ऐसा नहीं है, इन इलाकों में हर शख्स मुतासर है। तो अगर कोई और किसी की मदद के लिए, इमदाद के लिए पहुँचता है और यक तनहा वो इस किस्म के इक़दाम उठाता है, तो वो वाकई काबिल तहसीन है उसका ये काम। ठीक है, अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये बड़ी मज़ेदार खबर है। इंग्लैंड में
ग्रेवी यानी शोरबे के अंदर कुश्ती लड़ने का एक रुझान जो है, ये दुनिया भर में आजकल फेस्टिवल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अभी मैं कल देख रहा था, हम टमाटर को रो रहे हैं और स्पेन में मुकाबला हो रहा था, वो टमाटर की टमेटो फेस्टिवल चल रहा था, जहाँ पे लोग टमाटर के ऊपर छलांगे मारते हैं, एक दूसरे को टमाटर मारते हैं। तो ये जो है ये ग्रेवी का है, शोरबे। शोरबे से एक तालाब को भरा जाता है, उसके बाद पहलवान इसमें उतरते हैं और ये देखो, ये फिसलते हुए विजुअल भी आप देख सकते हैं, ये भी जिद्दत है। भूख लगे तो साथ रोटी लेके शोरबे का मिर्च मिसाले सारे जो है वो इसी में ऐड होंगे तो बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, जिंदगी को किसी न किसी ढंग से जी रहे हैं। आपने दुरुस्त फरमाया कि चाहे वो मैंगो फेस्टिवल हो या टोमेटो का, इन चीज़ों को कि जितना भी लाइफ में आती हैं, जिस तरह हम तनो तनहा होते जा रहे हैं, कमरों तक महदूद हो जाते हैं, मोबाइल तक महदूद होते जा रहे हैं, इस किस्म की एक्टिविटीज से आपकी अटैचमेंट, आपकी वो आपका जो डिप्रेशन है, वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। और मेरे ख्याल में इस किस्म की एक्टिविटीज़ हमारे मुल्क में भी होनी चाहिए। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि आप यहाँ पे हम टमाटर के लिए बड़े मुश्किलात है हमारे यहाँ, तो बड़ा मुश्किल होगा इस किस्म के फेस्टिवल करना, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो हम कर सकते हैं। हाँ, ये एक बच्चे की मिसाल है। आगे मैट्रिक में सैफुल्ला जो है, इसकी शोहरत ये है कि इसने अपने बाप के साथ चने बेचने का काम करता था, साथ में रंग साजी का काम करता था, और मैट्रिक के इम्तहान में इसने सेकंड पोजीशन ली है। इसकी खबर जो है ये भी हमारे पास आप ही के इलाके से है, खैबर पख्तूनख्वा से। बड़ा कमाल बात है, ऐसे बच्चे जो हैं ये मिसाल बनते हैं अपने वालिदैन के लिए ही नहीं, पूरे मुल्क के लिए, कि इतनी मेहनत के बावजूद उसको टाइम निकालना पढ़ाई के लिए। वो कहता है कि शाम गए तक मैं मेहनत मजदूरी करता था और फिर रात गए जब मैं आता था तो थका टूटा, उसमें मैं अपने 4 घंटे 6 घंटे पढ़ाई के लिए वक्फ करके, और इसने जनाब 1100 में से तकरीबन 976 मार्क्स लिए हैं, 975 75 मार्क्स लिए हैं। और जो टॉप पोजीशन लेने वाला है उसे सिर्फ 1 नंबर इसका कम है। तो बड़ी बात है, बाप के साथ चने भी बेचना, फिर मेहनत मजदूरी करके। बहुत बड़ी बात है एहसास का। एहसास इंसान के अंदर हो तो बहुत कुछ कर जाता है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ चीज़ें होती भी हैं, सहूलियात भी होती हैं, लेकिन उनके पास बहुत सारे गिले, बहुत सारे शिकवे और बहुत सारी शिकायतें, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं वो अपने आप को एक साइड में महदूद कर लेते हैं। लेकिन हम दूसरी जगह देखते हैं कि बच्चे को देख कि ना मुनासिब हालात में भी वो लड़के वो पढ़ के वो आगे निकल गया, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। अब मेरे ख्याल में इसकी स्टोरी को देख के हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को कम अज़ कम चाहिए कि इसके लिए स्कॉलरशिप का एहतमाम करे, इसकी आगे पढ़ने में मदद करे, ताकि इसको आगे की पढ़ाई में मेहनत मजदूरी उस तरीके से ना करनी पड़े। ये बहुत खुशाइंद काम होगा। हरमीत, आपकी तरफ से भी अपील दाए तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब अगर कहीं राब्ता हो, मैं भी कोशिश करूँगा अरबाब इख्तियार से राब्ता किया जाए और उनको ये कहा जाए। हाँ बिल्कुल, ये किया जाए। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये टैलेंट है और उस टैलेंट को ज़ाया नहीं करना चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए। और कहीं ना कहीं सपोर्ट इस वक्त ज़रूरी है कि नामुनासिब हालात में अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो आगे जाके अगर सपोर्ट होगा तो बहुत कुछ कर सकता है। रोसा, अच्छा जी, 2 सितंबर जो है ये नारियल का आलमी दिन है। इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि इसके फ़ायदे, इसकी पैदावार को बढ़ाया जाए। हिंदुस्तान में तो वो नारियल फोड़ के वो एक पूरी रस्म अदा करते हैं, हाँ, स्वागत करते हैं। हाँ, वो मतलब वो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है। श्रीलंका और इस तरह के जो पवित्र फल की तरह इसको देखा जाता है, पवित्र फल की तरह देखा जाता है। उसके बावजूद इसकी जो पैदावार है दुनिया में कम हुई है। तो मैं थाईलैंड में, मुझे याद है मैं था, तो जगह जगह ठेले वाले जो हैं वो नारियल आपको फोड़ के उसके अंदर बेचते थे। वो आपको स्ट्रॉ डाल के पीने के लिए पानी देते हैं, गूदा खाते हैं आप। पाकिस्तान में मिल जाता है लेकिन बहुत कम तादाद में, मिकदार में मिलता है। और श्रीलंका वगैरह में तो नारियल का पानी जो है उससे खाने भी पकते हैं, ग्रेवी भी बनती है, बड़े मज़ेदार होते हैं खाने। नारियल के चावल बनते हैं, बड़े मज़े के चावल, और बड़े कमाल का उनका टेस्ट होता है। मैंने तो बहुत ज़्यादा खाए हैं वैसे नारियल के चावल, और उसका टेस्ट बड़े मज़े का होता है। और नारियल जो है पानी बहुत ज़्यादा, क्योंकि गर्मी होती थी वहाँ पे, मौसम आपने देखा है थाईलैंड और इन इलाकों का, तो इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा, और रेट जो प्राइस है बहुत ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। तो 2-3 रिंगट या 2 रिंगट का हमें मिल जाता था और हम खा पी लेते थे बड़े आराम से। और साथ में वैसे नारियल तो मेरा वैसे भी फेवरेट है। पाकिस्तान में थोड़ा सा मुश्किल है उसी तरह मिलना, या उसी तरह प्राइस में मिलना ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि यहाँ का है नहीं इतना ज़्यादा।
ठीक है हरमीत, हम चलते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो हमने आपसे बात की थी, एजाज सैयद होपफुली हमारे साथ होंगे, उनसे चल के बात करेंगे इमरान खान के कल के जलसे के हवाले से, और फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो उनके बारे में कलेमात कहे उस हवाले से भी बात करेंगे। अभी इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद कल इमरान खान ने सरगोदा में जलसे से खिताब किया और उसमें उन्होंने फिर वही एक साजिशी थ्योरी उसका जिक्र किया। 4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बंद कमरे में उनके ख्याल के मुताबिक एक साजिश की जिसके तहत उनको रास्ते से हटाया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनके नाम लिखवा दिए हैं, उनको कुछ हुआ तो वो नाम ज़ाहिर हो जाएंगे। वो कहते हैं उनको दीवार से लगाया जा रहा है। सवाल यह है कि कौन उनको दीवार से लगा रहा है। एक पॉलिटिकल जो एक्टिविटी हुई थी उसके तहत उनको हटाया गया था। इसमें साजिश का जिक्र कहाँ से आ जाता है? पहले तो ज़रा इसी की बात कर लेते हैं, ये इमरान खान इतने डेस्परेट क्यों हुए हुए हैं? फिर वो 4 लोग, वो कौन लोग हो सकते हैं जिनके वो नाम ले रहे हैं? और उसके बाद वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की तकरीर के हवाले से भी बात करेंगे। जी एजाज, अस्सलाम वालेकुम। वासाम रऊफ साहब, बहुत शुक्रिया। हाँ एजाज, यही सवाल कि ये 4 लोगों का फिर वो कह रहे हैं, पहले भी एक दफ़ा उन्होंने कहा था कि मैंने बयान लिख के रखवा दिया है कहीं पे, वो बयान जब आएगा सामने तो फिर पता चलेगा कौन साजिश में है। साजिश की दोबारा वो बात कर रहे हैं, दरमियान में कुछ मना हो गए थे। अब 4 लोगों का जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने बंद कमरे में कहते हैं कि साजिश की, मुझे रास्ते से हटाया। और फिर उन्होंने अपनी तोपों का रुख दोबारा किया हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ। तो ये क्या वजूहात हो सकती हैं इसकी, और ये कौन लोग हो सकते हैं? रऊफ साहब, पहली बात तो ये कि इमरान खान साहब ये जो बातें कर रहे हैं ये खुद उनके लिए बड़ी नुकसानदेह है। आपको पता है कि पाकिस्तान में हर तरह के लोग बसते हैं और पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं। उनमें मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती हैं, उनमें कुछ और लोग भी हो सकते हैं। तो अब इमरान खान साहब जब ये बातें करते हैं कि मैंने 4 लोगों को नॉमिनेट कर दिया, तो कल कला कोई उठ के खुदा न खास्ता इमरान खान साहब कौमी लीडर है, इनको कोई नुकसान पहुंचा दे और नाम उन 4 बंदों का आ जाए। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, आपको याद होगा कि एक खत लिखा था जिसको उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया था कि ब्रिगेडियर एजाज शाह, परवेज इलाही, जनरल हमीद गुल और जनरल मुशर्रफ मेरी अगर मुझे कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। तो बाद में बेनजीर साहिबा का सानिया हुआ, आपको पता कितना बड़ा एक कौमी सानिया था। उसका नतीजा क्या निकला कि वो लोग तो बीच में जब तहकीकात हुई, यूएन की इन्वेस्टिगेशन भी हुई, स्कॉटलैंड यार्ड की भी हुई, वो लोग जिनका नाम बेनजीर साहिबा ने लिया था वो तो सामने नहीं आए, अलबत्ता कुछ और लोग सामने आ गए तहकीकात में, लेकिन जो कौमी सानिया था वो हो गया। तो इमरान खान साहब, पहली बात ये कि इमरान खान साहब को जो भी ये मशवरे दे रहा है कि ये नामों के और इस तरह की काम करने के, ये मुनासिब नहीं है। इमरान खान साहब कौमी लीडर है, उनको ये काम नहीं करना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब की जो दूसरी बात ये कि कंटिन्यू करें सर। तो दूसरी बात ये, इमरान खान साहब की जो तोपों का रुख है वो आपको पता है, वो खुद नहीं बोलते, लेकिन उनके लेफ्ट राइट जो लोग हैं वो उन्हीं की जुबान बोलते हैं जो इस्टेब्लिशमेंट पे तनकीद करते हैं। तो इमरान खान साहब जो है बिटवीन द लाइन्स इस्टेब्लिशमेंट के बाद लोगों के ऊपर तनकीद करते हैं और जब मौका मिले तो आपको पता है वो अपने बयानात से और अपने जो तर्ज तकल्लुम है उससे यूटर्न भी फौरी तौर पे ले लेते हैं। तो ये एक बड़ी खतरनाक सूरत हाल है और ये खतरनाकी किसी और के लिए नहीं, खुद इमरान खान साहब के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है कि गॉड फॉरबिड वो कौमी रहनुमा है, उनको कोई नुकसान पहुंच जाए और सारे लोग उसी समझ देखते रहे जहां पर इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल मुफादात के लिए लोगों को चाहते हैं देखें और कोई और नुकसान कर दिए। ये बड़ा गलत होगा और ये गलत पॉलिसी है खान साहब की, उनको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि ये नामुनासिब तर्ज अमल है कि आप सियासी मुफादात के लिए आप पूरे कौमी जो मुफादात हैं उनको दांव पे लगा दें। और इमरान खान साहब का खैरियत से रहना ये कौमी मुफाद है। अगर गॉड फॉरबिड इमरान खान साहब को कुछ होता है तो ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। और मैं आपको
रऊफ साहब एक बात बता दूं सैयद साहब, जिम्मेदारी से, इन राइटिंग वजारत दाखिला की तरफ से इमरान खान साहब को एक थ्रेट लेटर दिया गया है एक से ज्यादा मरतबा कि अच्छा। आपकी जान को खतरा है। तो ये मेरे ख्याल में नामुनासिब बातें हैं, ये नहीं इमरान खान साहब को करनी चाहिए। जी हरमीत। ऐसा सैयद साहब, खान साहब 2 दफ़ा गुज़िश्ता रोज़ जब पेश हुए और कल जब दोबारा पेश हुए तो उनसे जब साफ़ी ने सवाल किया तो उनका जवाब था कि मैं बहुत ख़तरनाक हूँ। अब हमने देखा है कि माजी में चाहे जो पॉलिटिशियन आया है, पहले उसको इदारों ने लाडला बनाया, फिर उसको दीवार से लगाने की भरपूर कोशिश की और लगाया भी। नवाज शरीफ साहब की मिसाल आपके पास है, भुट्टो साहब की है, बहुत सारे ऐसे। अब खान साहब भी कह रहे हैं कि मुझे भी दीवार से लगाने की कोशिश की जा रही है और मैं बहुत खतरनाक हूं। अब खतरनाक किसके लिए ये तो नहीं पता, ये खान साहब बताएंगे। लेकिन सर, इस किस्म का जो रवैया है इदारों का, रियासत अगर किस सम्मत जाएगी अगर इस किस्म के इदारे पहले लाडला बनाते हैं और फिर दीवार से लगाने की अगर कोशिश करते हैं, तो नुकसान आपको नहीं लगता कि मुल्क का ज्यादा नुकसान होगा इस सूरत हाल में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। पहली बात यह कि पाकिस्तान की तारीख हुआ है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत में हिस्सा लेती रही है, सियासत करती रही है, पॉलिटिकल स्टेक रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब जब इक़्तिदार से निकले हैं तो उसके बाद से हम भी हरमीत देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये इलेक्शंस हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो फ्रैंकली स्पीकिंग हरमीत, आपको इस बात का इल्म है कि मैं जाती तौर पे इस्टेब्लिशमेंट और पर्टिकुलरली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल को बड़ी शदीद तनकीद करता रहा हूँ और अभी भी करता हूँ। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त एज पर टुडे जब मैं और आप गुफ्तगू कर रहे हैं, हमें फौज का या इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल पॉलिटिकल नजर नहीं आ रहा। हकीकत ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब भी डरे हुए हैं और इस्टेब्लिशमेंट भी डरी हुई है, दोनों एक दूसरे से डरे हुए हैं। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पॉलिसी के तहत उन्होंने अनाउंस किया है कि हम सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, हम पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेंगे, और वो नजर नहीं आ रहे। कम अज कम अगर कहीं है तो उसकी निशानदेही होनी चाहिए, नजर बिल्कुल नहीं आ रहे वो। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इस्टेब्लिशमेंट हमारे सियासतदान पैदा करती रही है और फिर उन्हीं को दीवार से भी निकाला जाता रहा है, इक़्तिदार से भी निकाला जाता रहा है। ये बिल्कुल तारीखी, ये दुरुस्त बात, ये नहीं होना चाहिए था। नवाज शरीफ साहब को किसने पैदा किया था? इस्टेब्लिशमेंट ने पैदा किया था। फिर नवाज शरीफ साहब लीडर कब बने? जब वो डिफाइंड हुए, लेकिन विद इन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ रहे। इमरान खान साहब के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के बड़े एहसानात हैं। 2018 के इलेक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ही ने पावर में लेके आई थी, लेकिन इनके जो निकलने का जो नैरेटिव इमरान खान साहब देते हैं वो ग्राउंड पे वो नैरेटिव नजर नहीं आ रहा। असल बात ये। एजाज, ये बताओ कि ऐसे वक्त में जब इमरान खान के खिलाफ अदालतों में केसेस चले हुए हैं तो इनकी इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या इनके लिए ख़तरनाक ज़्यादा साबित नहीं होंगी? मतलब अभी तक तो बहुत ज़्यादा लोगों को एतराज़ है कि अदालतें इनको रिलैक्सेशन दे रही हैं, लेकिन ये खुद फंस रहे हैं। अगर ये इसी तरह से करते रहेंगे तो फिर मेरे ख्याल में वहाँ से भी इनको कोई रियायत नहीं मिलेगी। रऊफ साहब, इमरान खान साहब के लिए इस वक्त पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है। ना इस्टेब्लिशमेंट उन्हें को नुकसान पहुंचा सकती है, ना हुकूमत नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए जो खतरा है वो खुद इमरान खान है, और उनका ये बहुत ज्यादा जो कॉन्फिडेंस है और बहुत ज्यादा खुद एतमादी है और अपने आप को आइन और कानून से मुबर्रा और बालातर समझना है, ये इनके लिए बड़ा नुकसानदेह साबित होगा और ये नुकसानदेह साबित होने जा रहा है। जिस तरीके से इस्लामाबाद की अदलिया ने तौहीन अदालत की कार्रवाई उनके खिलाफ शुरू की, उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई के दौरान तहरीरी जवाब देकर एक और तौहीन की अदालत की, और फिर अदालत ने उन्हें एक दूसरा मौका, बल्कि मैं कहूँगा तीसरा मौका दे दिया कि आप एक दफा फिर जवाब जमा करवाएं। और अगर फिर इमरान खान साहब कोई ऐसी ऐसा बयान देते हैं, कल अदालत में मैंने उनसे बड़े रिस्पेक्टफुली पूछा कि क्या आप ज़ेबा चौधरी जो एडिशनल सेशन जज है उनसे माफी मांगेंगे? इमरान खान साहब हंस रहे थे इस बात पे, यानी कि ये इस बात की अलामत है कि मैं तो माफी नहीं मांगूंगा, कर लो जो कुछ करना है। तो अगर इमरान खान साहब ने यही रवैया अख्तियार किया तो बिल्कुल मैं आपसे 100% इत्तेफाक करता हूँ कि इमरान खान साहब अपने आप को एक दलदल में धकेल रहे हैं और वो दलदल में जा चुके हैं। एक्चुअली ये मजीद जो बचने का या इस दलदल से निकलने की बजाय
वो मजीद दलदल में आगे धंसते जा रहे हैं अपने अपने गलत बयानात और अपने गलत इक़दामात की वजह से। जी हरमीत। अच्छा सर, कुछ खबरें जो हैं सोशल मीडिया पे भी चल रही हैं, मुख्तलिफ टेलीविज़न पे भी चल रही हैं कि 9 हल्के जो थे जिस पर खान साहब ने कागजात भी जमा कराए थे और इलेक्शन लड़ना था, तो वो मुलतवी होने जा रहे हैं। आपके पास कोई ऐसी खबर है, और अगर है तो फिर ये खौफ किस बात का है सर? हरमीत, बात यह है कि आपको पता है मुल्क में सैलाब आ चुके हैं। हमारे मुल्क का 70% के करीब जो इलाका है वो सैलाबों से मुतासर हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसको हम इतना सीरियस नहीं ले रहे। यूनाइटेड नेशन ने इतना सीरियस लिया है कि उन्होंने फ्लैश अपील की है। इंटरनेशनल कम्युनिटी वो सीरियस ले रही है, लेकिन हम सीरियस नहीं ले रहे। ये बात खतरे की नहीं है, ये बात है पॉसिबिलिटी की। अगर जिन इलाकों में सैलाब आया हुआ है वहां पर आप कैसे इलेक्शन कर सकते हैं, मुझे बताएं। और आप ये भी अलविया देखिए कि इमरान खान साहब अभी तक अपनी सियासत जारी रखे हुए हैं। वो सैलाब ज़दगान के लिए क्या कर रहे हैं? तो ये मेरे ख्याल में कुछ वक्त के लिए सियासत को खत्म करना चाहिए, ये जलसा खत्म करना चाहिए। इलेक्शन तो क्लियर हो गया कि साल नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर इलेक्शन, जनरल इलेक्शन अगले साल होंगे तो थोड़ी देर के लिए मेरे ख्याल में सारी कौम यकजा हो जाए और सैलाब ज़दगान की मदद करे। और ये बात समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इमरान खान साहब को अपना दिल खुला करना पड़ेगा। थैंक यू एजाज, बहुत मेहरबानी आपकी। बहुत हम चलते हैं नाशपाती के पैकेज की तरफ, जो सवाद की एक सौगात है हमारे पास। इन दिनों कम नज़र आ रही है, सैलाब की वजह से रास्ते बंद हैं, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ भी ये नज़र आ रही है, इसका सीज़न है। तो देखते हैं चल के नाशपाती के ऊपर एक रिपोर्ट छोटी सी, और फिर हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आइए चल के देखते हैं। वादी स्वाद है तो फलों की बागात की सरजमीन, जो आड़ू, अलूचा, सेब, खुबानी और परसिमन वगैरह जैसे फलों का मस्कन है। इन फलों के बागात वादी के तूल वारज में देखे जा सकते हैं, लेकिन स्वाद के सदर मुकाम से दुशरीफ से 5 किलोमीटर के फासले पर वाक़या गाँव दंगराम और कुकारी दीगर फलों के साथ साथ नाशपाती के बागात का भी मरकज है। नाशपाती को सेब का करीबी कज़न कहा जाता है। उसका पहला फ़ायदा तो ये है कि ये भूख की कमी को दूर कर देता है, क्योंकि उसमें रेशा ज़्यादा होता है। बागात के अलावा इसके पौधे सड़क के किनारों पर भी मौजूद है। यहाँ के नाशपाती गर्मी के आखिरी महीने अगस्त में पककर इलाकाई मंडियों तक पहुँच जाती है और किसानों को किसी मेहनत और सरमाया लगाए बगैर लाखों रुपए का आमदन देती है। नाशपाती की बागात पर तो बहुत कम सरमाया लगता है, क्योंकि इसमें न खाद की ज़रूरत होती है और न इतनी मेहनत की, लेकिन आमदनी ज्यादा मिलती है। स्वाद में नाशपाती की एक किस्म पड़ाऊ, जसामत में बड़ा, मीठा, रस से भरपूर और निहायत खुश जायका होता है, जबकि नाशपाती, टांगई, बटंग और दूसरे अकसाम भी यहाँ उगते हैं। ये बागात पिछले 70-80 साल से बगैर किसी खाद और अदवायत के बगैर फल दे रहे हैं। इसी वजह से इसका फल क्वालिटी और जायके के लिहाज से मुनफरिद होता है। कैमरामैन अजब खान के साथ समद अंजुम, पब्लिक न्यूज़ स्वाद। जी, आपने रिपोर्ट देखी। हरमीत का इलाका है, हरमीत इससे बात करते हैं। हरमीत, नाशपाती तो खूब खाई होगी। हमारे ज़माने में कई किस्म की नाशपाती होती है, लेकिन अब पंजाब में एक ही तरह की मिलती है। अब मुझे ये रिपोर्ट से ही पता चला कि ये तो 4-5 किस्म की सवात में होती है, जो सारी की सारी यहाँ हमें मुयसर नहीं होती। और ये भी बताओ, और हरमीत, सैलाब ने काफ़ी तबाह किया होगा बागात को नाशपाती के, जिसकी वजह से ये कम नज़र आ रही है ज़रा। बिल्कुल रऊफ साहब, आपकी बात दुरुस्त है कि तकरीबन 4 से 5 किस्म की अक़साम जो है वो नाशपाती में पाए जाते हैं, और ख़ासकर इसमें एक ब्लैक नाशपाती आती है, बहुत ही लजीज किस्म की होती है, बहुत ही टेस्टी, मतलब मीठी, और उस रेशा सा होता है उसके अंदर, वो भी बड़ा कमाल का ही होता है। इसी के साथ साथ जो है एक आती है वो सिर्फ येलो कलर की होती है, और जिस तरह इसने पड़ाऊ नाशपाती की बात की, ये सबसे ज़्यादा मीठा जो है ये इस तरह शीरीं होता है जैसे शहद जो है, क्योंकि मेरे गांव में बड़े ज़्यादा हैं, कल भी मेरे कुछ किसी ने भेजे थे मेरे लिए, तो बहुत ही मज़े के होते हैं। और ख़ासकर वहाँ पे ये 4-5 अक़साम जो है भरपूर तरीके से मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और बड़ी अक्सरियत से पाए जाते हैं। और ये ख़ासकर जहाँ जहाँ, क्योंकि आपने सैलाब की बात की, तो हाँ, ये हो सकता है बारिशों की वजह से, बारिशों की नज़र तो है लग गई है और बहुत ज़्यादा तो नुकसान हो चुका है लोगों के बागात को, और बहुत सारे बागात जो है वो तबाह हो चुके हैं। लेकिन उमूमन जो है वहाँ की नाशपाती, और वो 4-5 किस्म की नाशपाती कुछ यहाँ तक कि मंडियों तक तो पहुँच जाते हैं,
पहुंचाई जाती भी हैं और बड़े मुश्किल से उनकी केयर करना, जो बड़े मुश्किल से ब्लैक पहुंचाई नाशपाती जाती हैं, बिल्कुल वो ठीक है। बड़े मुश्किल से मैंने, हाँ वो पहुंचाई जाती है, बड़े मुश्किल से बहुत कम पहुंचती ही है, देखी है, बिल्कुल चाहे वो ठीक है। लाहौर हो, कराची इस हो या वक्त- रावलपिंडी, इस लेकिन वक्त- बहरहाल बड़े मजे की होती है, कभी जाएंगे तो आप जरूर उसका टेस्ट बिल्कुल, लेना। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। बड़ी होती है। हमें चलना छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। न्यूज़ ब्रेक है, थोड़ी सी लंबी ब्रेक है, न्यूज़ ब्रेक के बाद वापस आपकी खिदमत में आएंगे। इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आयशा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं, यंग आर्टिस्ट हैं। इनका सबसे बड़ा कमाल ये है कि इन्होंने सूरह रहमान को कैलीग्राफी में करके पेंटिंग्स की शक्ल दी है और बहुत ही खूबसूरत इनका काम है। अभी विजुअली भी आपको दिखा रहे होंगे। आयशा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से आई कि सूरह रहमान को ही आपने पिक किया? सूरह रहमान बहुत खूबसूरत है, नो डाउट। मतलब हमारे यहाँ तो घरों में ये कहा जाता है कोई बीमार हो, किसी भी तरह का उसको मरज हो, तो उसके कानों में सूरह रहमान लगा दी जाए तो शफा अल्लाह ताला देते हैं। जी। तो देखने से भी क्या यही तासुर है, इस ख्याल से आपने बनाया, क्या इंस्पिरेशन है? जी बिल्कुल, देखने से भी, और देखें जब हम ये सुनते हैं तो हमें कितना सुकून मिलता है, फील करते हैं। तो मैंने फिर जब मैं छोटी थी तब भी मैंने हिफ्ज़ कर ली थी सूरह रहमान, सूरह यासीन। तो सूरह रहमान के साथ तो फिर स्पेशल अकीदत है ना, तो इसलिए मैंने गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट किया है। तो उसमें मैंने ये 9 बाय 16 फीट की एक पेंटिंग, मतलब ये 3 पेंटिंग्स बनाई 9 बाई 16 फीट की? जी, बहुत बड़ी, मतलब बहुत बड़ी है जी, बहुत पूरी बड़ी वॉल कह लेना आप एक है। जी। ये 3 बनी है, एक एक, मतलब ठीक है, एक का इतना साइज है। ठीक है। 9 बाई 16 फीट, 9 बाई 16 फीट, 9 बाई 16 फीट। जी। तो 3 में आके सूरह रहमान तवील है जरा थोड़ी सी। जी नहीं, एक पेंटिंग में एक पूरी लिखी, एक मतलब पेंटिंग 3। में पूरी मतलब है। जी। अच्छा, और आपने 3 बनाई है? जी ठीक है। जी। तो 3 बनाने का भी कोई मकसद था खास? ये उनका ऑर्डर था ना, जो गवर्नमेंट का अच्छा, प्रोजेक्ट जिन्होंने था ना, मतलब किया था। हाँ जी, उनका ऑर्डर था। मतलब उधर 15 पेंटिंग्स गए हैं, तो 3 ये इतनी बड़ी थी सूरह रहमान की, तो ये फिर बहुत ज़्यादा पसंद की जा रही हैं। तो ठीक है। और ये किन अच्छा आयशा, जिस तरह आप कह रही हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की जानिब से जाहिर बात है कि ऑर्डर मिलना भी बड़ी बात होती है कि आपको कहीं ना कहीं ऑर्डर मिल जाते हैं। तो इससे पहले क्या कोई एग्जीबिशंस वगैरह में या सोशल मीडिया के थ्रू आपने अपनी पेंटिंग की नुमाइश की हो और लोग अट्रैक्ट हुए हों कि आया इसकी जो पेंटिंग है बड़ी कमाल की बना रही है, बड़े खूबसूरत तरीके से वो पेंट कर रही है सारी चीज़ों को? जी, जी। कोई एग्जीबिशन करती हैं? जी, उससे जी। पहले की हैं जिससे अट्रैक्ट हो के लोगों ने आपको कहा या गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमारे लिए भी बनाएं? जी बिल्कुल, मैं 10 साल से प्रोफेशनली काम कर रही हूँ। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एग्जीबिशंस की हैं और दुबई में की है, अमेरिका में की है, लेकिन अभी जो रिसेंटली मैंने एग्जीबिशन की हैं वो यूरोप में की हैं। अच्छा, जी, 3 एग्जीबिशन की हैं पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से ना। ठीक है। जी, तो वो बहुत अच्छी, तो ये उनका इस्लामी रिस्पांस बहुत खताती अच्छा के अलावा ये- क्या और ये- भी इस तरह ये- पेंटिंग्स आपकी हैं? ये तो बड़ी माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत आपने बना वो पेंट किए हुए हैं। जी, मैं इस्लामिक कैलीग्राफी करती हूँ। सिर्फ मेरा इस्लामिक कैलीग्राफी जी, करती मेरा बस रुझान इधर ये इस्लामिक कैलीग्राफी की तरफ ही है। ठीक है। जी, कभी दिल मैं नहीं किया वैसे कोई और, मतलब खताती में कुछ और तजुर्बा करो या कुछ और करो, या मतलब कि नहीं आप कहती हो कि ये बहुत है मेरे लिए? जी, यही बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें ही इतना काम होता है, इतने ऑर्डर चल रहे होते हैं, एग्जीबिशन आगे फ्यूचर में बहुत सारी एग्जीबिशन का प्लान है, वो कर रही हूँ। तो इसमें ये होता है ना कि देखें, और लोग फिर अपनी मर्ज़ी से फ़ारसी में, उर्दू में जो भी कंपोजिशन बनवाना चाहें वो भी बनाती हूँ फिर। ठीक है। आपकी तरबियत कहाँ से हुई है? किसने आपको सिखाया? उस्ताद कौन है? जी, आमिर कमाल साहब। अच्छा, उनसे मैंने सीखा है। ठीक तो है। शौक था तो फिर प्रॉपर इसको सीखा। अच्छा, जी, और कैलीग्राफी में स्पेशलाइज किया, तो पेंटिंग किस तरह से मतलब साथ में वो हो जाती है? पेंटिंग तो देखें, पेंटिंग मॉडर्न इस्लामिक कैलीग्राफी है। ठीक है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ख़त यूज़ किए जाते हैं, और जो मेन इसमें ख़त शिकस्ता, ठीक है। जी, वो इस्तेमाल करते हैं। आप ज़्यादातर मतलब उसमें जाती हैं? जी,
ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि अगर आप कंपेयर करो जो अरबी खताती है और जो फारसी की है, जैसे आप बता रही हो, हाँ और जी। आपने जो चूज़ किया है, इनमें जी। कोई फ़र्क है रस्मुल ख़त का? जी, और बिल्कुल। उसके साथ खूबसूरती किस में, आपको किस में ज़्यादा लगती है? मुझे तो जिसमें मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ ये ख़त शिकस्ता और ख़त मुअल्ला, इन दोनों अच्छा। को कंबाइन करके तो फिर उसमें किया जाता है। मैं जो मेरी पेंटिंग्स है ज़्यादा, तो बाकी भी देखें, जैसे कोई एक ख़त है ना, एक ख़त की डिफरेंट बहुत ज़्यादा टाइप्स होती हैं, ठीक है। ठीक है। तो बहुत ख़त हैं, एक जो आर्टिस्ट होता है वो इतने ज़्यादा ख़त पूरी ज़िंदगी में सीख नहीं नहीं कर सकता। सकता। जी, बहुत ज़्यादा ख़त यानी होते हैं। ज़िंदगी थोड़ी है, ख़त ज़्यादा है। जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। वो कहते हैं ना कि इस्लाम में चूँकि मुसव्वरी की इजाज़त नहीं थी, तो जी। खत्ताती में वो तमाम रंग आ जाते हैं, खूबसूरती आ जाती है, जो पेंटिंग की भी मतलब वो होती है। जी, तो बिल्कुल। ये आपने देखा, मतलब ये फ़र्क आ जाता है फिर इसमें? जी, कि- बिल्कुल। और आप भी इसमें बिलीव करती हो कि पेंटिंग की तरफ नहीं जाना मैंने? नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं। ये है कि देखें, अगर आर्टिस्ट है उसके हाथ में वो चीज़ होती है कि वो और भी चीज़ें क्रिएट कर सकता है, तो मुझे कहते हैं लोग, ऑफ़र करते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे कोई जितनी भी पेमेंट करे, जो भी हो, मैं नहीं, सिर्फ इस्लामिक। अच्छा, मेरा इतनी दिल- बड़ी बड़ी छोटी सी आप हो और इतनी 9 बाई 16 फीट, जी तो कितना टाइम लग जाता है मतलब इसको बनाने में? जी, वो जो बनाई है ना पेंटिंग, उसमें तकरीबन 1 माह में एक पेंटिंग बनी थी। अच्छा। जी, तो वो मैंने टेरेस में बैठ के बनाई, क्योंकि वो डोर भी छोटे थे ना, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स थी। ठीक है। और ये जी। कहाँ बनाई है आपने? मैंने लाहौर में अपने स्टूडियो में। अपने स्टूडियो में बनाई जी। है? और ये किस तरह से फिर इसको तो ट्रांसपोर्ट करना ही बड़ा जी मुश्किल जी होगा? जी, बहुत बड़ा ट्रक था जिसमें ये गई हैं। अच्छा। उधर साहिवाल ज़िला कौंसल में लगी हैं। अच्छा। हाँ कभी आपने सादकैन को अगर देखा हो काम करते हुए? मैं इंस्पायर ही उनसे हूँ। आप बड़ी सादकैन से इंस्पायर्ड हैं? जी, मेरी जो यूरोप में एग्जीबिशन हुई है ना, हाँ। वो मेरी थी और सादकैन के साथ थी, तो अच्छा। ये तो मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है ना। हाँ, नहीं, ये तो वाकई बड़े एजाज जी, की बात है। great सादकैन जैसा artist बड़ा, है। तो उन्होंने मंगला में जैसे वो मतलब पूरी पूरी छत की हुई है। जी जी। तो इस तरह से कभी जहन में आया कि मतलब कोई ऑर्डर मिले तो पूरी छत में वो या पूरी दीवार कर दूं? मतलब इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर, बिल्कुल मैं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मैं पूरा कुरान पाक लिखूँ। कोई मुझे ऐसा प्रोजेक्ट मिले कि मैं पूरा कुरान पाक लिखूँ। ठीक है। हरमीत, देखा आपने, छोटी सी लड़की है और इतनी 9 बाई 16 फीट, जी जी पूरी मतलब आप ये देखो सर, मैं दीवारें। तो देख के हैरान हो गया, और जिस तरीके से जिस तरह इन्होंने खताती की है, बड़े मज़े की है, और वो खो जाता है बंदा उसको देख के भी। हालांकि अरबी है, मुझे इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन हाँ, बड़े मज़े की उन्होंने वो लिखाई की है। अच्छा, आपसे अच्छा मैं जानना चाहूँगा कि जिस तरह आपने फरमाया कि पूरा महीना लगा इसको बनाते हुए, तो जो साइज़ में छोटे होते हैं उनको कितना वक्त लग जाता है? क्योंकि जाहिर बात है लिखने का काम बहुत ज़्यादा है इसमें। और क्या कोई शख्स जब ऑर्डर देता है तो कोई तस्वुर आपका अपना होता है, या उनकी जानिब से भी कोई ऐड की जाती है कि यार थोड़ा सा ये इस तरह की चीज़ आनी चाहिए, तो इस तरह के ऑर्डर भी आ जाते हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस तरह के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से आयात, ये होता है ना, हर किसी के दिल के करीब कोई आयात होती हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से फिर बताते हैं। कलर स्कीम भी अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से, साइज़ भी, तो जो छोटे साइज़ की होती है उसमें तकरीबन 10 दिन, लेकिन एक प्रोसेस होता है ना उसमें, 10 कैनवस पे। जी 10 दिन लग जाते हैं। जी, एक छोटे साइज़ तो पे ना। ज़्यादातर लोगों का मतलब क्या आता है, जैसे सूरह यासीन लोग करवाते हैं, जी। आयतुल कुर्सी लोग करवाते जी, हैं, चारों कुल लोग करवाते जी, हैं, दरूद इब्राहिमी, हाँ, दरूद इब्राहिम लोग जी, और करवाते सूरह हैं। रहमान तो फिर बहुत ही सूरह ज़्यादा। रहमान तो बहुत ज़्यादा है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ। अच्छा, तो कभी ये सोचा है कि पूरा कुरान फिर आप अपनी खताती करके मुकम्मल करके उसमें कर लो? बिल्कुल, मैं सोचती हूँ, अच्छा। मैं करना चाहती हूँ, बस ये एग्जीबिशन जो हो रही हैं अपकमिंग भी हैं, यूएस में है, फिर ओमान में है, यूके में है, तो मैं इससे थोड़ा सा मैं लिखना चाहती हूँ, मेरी तो ये ख्वाहिश है। अच्छा, अल्लाह ये ताला जो को- बाहर के मुल्कों में इतनी ज़्यादा अच्छा होती है। आयशा, एक जी। चीज़ और। जी हरमीत। जी जी आयशा, हम देखते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी, जिस तरह सूरत यासीन की आपने बात की, आयतुल कुर्सी की आपने बात की, ये बहुत ज़्यादा बाहर बहुत महबूब, बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अपने घरों में मैंने देखा है कि वो लगाते हैं इस किस्म की पेंटिंग, और पाकिस्तान से ही जाती हैं। तो क्या आपको पाकिस्तान से ऑर्डर या इस किस्म बाहर दुनिया से ऑर्डर मिलते हैं, और यहाँ से आप बाहर की तरफ भी सप्लाई होता है, या जितनी भी पेंटिंग्स हैं आपकी तरफ से?
देखें मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे पास क्लाइंट्स ऑर्डर्स आते ही बाहर से हैं। अच्छा, जी, बाहर बहुत ज़्यादा पसंद की जाती हैं, बाहर ही ज़्यादा ऑर्डर अभी भी जो चल रहे हैं वो ज़्यादातर बाहर के हैं। अच्छा ये बताओ कि क्या मतलब जो गोरे हैं या बैरूनी ममालिक में रहने वाले हैं वो भी अट्रैक्ट होकर देखने आते हैं, उनका तासुर क्या होता है? जी, और मुसलमान तो होंगे ही जाहिर है। जी मतलब जी उसमें। बिल्कुल। अभी जो मैंने एग्जीबिशन की है, जो गई हुई थी उधर मैंने मास्टर क्लास भी की, तो देखिए इतनी लड़कियां थी बहुत ज़्यादा, मतलब सब उनको तो नहीं पता था ना कि ये क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, अरबी वो नहीं जानते थे, लेकिन उन सब ने लिखने की कोशिश की, उनको बहुत अच्छा लग रहा था, कह रही थी और लिखें, तो आर्ट के साथ उनका आर्ट को बहुत वैल्यू करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा। रंगों का आप इस्तेमाल करती हैं, कौन सा रंग ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको और आप सोचती हैं कि ये ज़्यादा करीब होगा? मैंने देखा आपकी कुछ पेंटिंग राजू अभी हम देख रहे थे वॉल पे, इसमें काफ़ी रंगों का इस्तेमाल जी है। जी जी, सारे रंग बहुत अच्छे लगते हैं। रेड कलर में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। अच्छा। ये मॉडर्न कैलीग्राफी है तो शार्प कलर लोगों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो रेड कलर में ज़्यादा बनती जो है। ट्रेडिशनल कैलीग्राफी है और इसमें और अब मॉडर्न में जी। फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पे? ट्रेडिशनल देखिए वो बहुत बारीक लिखा भी जाता है, हाँ। ठीक है, बारीक काम भी होता है, ठीक है, और उसमें बहुत लाइट कलर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसमें कलर भी ब्राइट होते हैं और वर्ड बोल्ड भी लिखे जाते हैं और बारीक काम भी होता है, तो ये मॉडर्न में आ जाती है, ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। थैंक यू आयशा, बहुत मेहरबानी आपका, अल्लाह ताला मदद दे इसी तरह से जज़ाकल्लाह। आपको काम में आपकी भी अट्रैक्शन रहे और लोगों की भी अट्रैक्शन रहे, Thank और you, जिस sir. तरीके से आपने गोल अपने लिए सेट किया कुरान मजीद को, हम इंशाल्लाह ताला जल्दी मौका मिलेगा तो आपको फिर हम याद करेंगे जब जी। कुरान मजीद का आपका फन पारा मुकम्मल हो जाएगा, इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह। सीखती भी रहें, सिखाती भी रहें। ये इंशाल्लाह। सिर्फ आखिरी सवाल ये कि लोगों को सिखाने की तरफ भी तवज्जो है या टाइम ही नहीं मिलता? जी अभी टाइम नहीं मिल रहा, लेकिन मैं सिखाना चाहती हूँ इंशाल्लाह। जी, लोगों की बहुत ज़्यादा शिकायत है मेरे साथ कि क्योंकि मैं- पुरानी कैलीग्राफी में ये एक चीज़ रही है जिसकी वजह से वो जिंदा रही है जी। कि उस्ताद जो थे वो शागिर्दों को सिखाते बहुत ज़्यादा जी थे। जी तो जी, वो बिल्कुल। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल बन जाती थी, जी तो उसने बहुत ज़्यादा मतलब उसको फ़रोग दिया। जी, तो ये बिल्कुल। फ़न ऐसा है जिसको ख़त्म नहीं होना चाहिए। जी मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि ये तो मुसलमानों का देखें ये विरसा है, तो मशीनों ने आके कुछ थोड़ा सा काम कम नहीं कर दिया? नहीं ये कम नहीं, काम अब कंप्यूटर ज़्यादा में हुआ मतलब है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, जो कनेक्शन होता है ना रियल पेंटिंग के साथ, वो उसके साथ कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बहुत Thank you, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। हरमीत आपने भी इंजॉय किया होगा, बहुत कमाल इनका काम है, और हम अब इजाज़त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगले सेगमेंट में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू आयशा, Thank बहुत मेहरबानी, इजाज़त दीजिए ब्रेक के लिए। जी दोबारा ब्रेक के बाद असद जिवानी हमारे साथ मौजूद हैं। 2020 में अगरचे इन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था ई कॉमर्स में, लेकिन अब ये बड़े नामों में शुमार होते हैं और माशाल्लाह मालदार नामों में शुमार होते हैं। तो असद अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतनी यंग उम्र में और 2020 में शुरू करना और इतनी बड़ी सक्सेस हासिल करना, ये कैसा लगता है? और फिर ये भी बताइए कि ई कॉमर्स का फ्यूचर क्या वाकई इतना ज़्यादा है कि आप ट्रेनर हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं इस तरफ को आओ? जी बिल्कुल, ई कॉमर्स का फ्यूचर ब्राइट है काफ़ी, क्योंकि हर साल आने वाले साल के साथ ग्रो करती है इंडस्ट्री। 2020 पे जब मैंने स्टार्ट किया था तो काफ़ी कम लोग कर रहे थे, तब लोगों के लिए बहुत न्यू था। 2021 में और लोग आना शुरू हुए, अभी 2022 में अच्छे खासे लोग हैं कि आप ऑलमोस्ट हर किसी से पूछें वो साइड में ई कॉमर्स का कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है, या वो सीख रहा है या वो थोड़े बहुत पैसे कमा रहा है। तो आपने तो माशाल्लाह बहुत पैसे कमा लिए, ये सक्सेस कैसे मिली है? इसमें और भी कोई शामिल है स्किल या सिर्फ ई कॉमर्स ही है? नहीं, ये जितनी भी स्किल्स हैं ये ई कॉमर्स से कहीं ना कहीं कनेक्ट होती हैं। डायरेक्टली ई कॉमर्स नहीं तो इनडायरेक्टली ई कॉमर्स है। मैं पहले ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे सेलिंग भी करता था, इनकी सर्विस प्रोवाइडिंग भी करता था, फिर मैं स्नीकर रीसेलिंग भी करना शुरू कर दी, तो फिर सब चीज़ें मिला के और फिर उसके बाद ऑर्डर कहाँ से लेते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं असद- आप? मतलब बुनियादी तौर पे जो मैन्युफैक्चरर है वो आपका कहाँ पे है? आप तो राब्ता बन जाते हैं ना एक मैन्युफैक्चरर के और बायर के दरमियान में, तो वो नहीं
हम जब सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं तो फिर हम किसी स्पेसिफिक चीज़ें के लिए, पर्टिकुलर चीज़ों के लिए सर्विस प्रोवाइडिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका अकाउंट बना हुआ है, अब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैंने बोला मैं आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर दूंगा, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन लिख दूंगा, तो ये मैंने आपको सर्विस दे दी, मैंने इसके आपसे पैसे ले लिए, अब बाकी चीज़ें आप किसी और से कराएंगे, ठीक है। अब ये हर चीज़ मैं नहीं करूँगा, अब या फिर हर चीज़ अगर मैं करूँगा तो फिर उसके अलग चार्जेस दूंगा और फिर मैं चीज़ें कर लूँगा। अब मैं जब अपनी पर्सनल सेलिंग करता हूँ तब मैन्युफैक्चरर आता है बीच में, तो फिर वो डिफरेंट चाइना से भी होते हैं, ईरान से भी होते हैं, पाकिस्तान से भी होते हैं। ठीक है जी हरमीत। अच्छा असद, आप जैसे नौजवानों को देख के बहुत से नौजवान, क्योंकि जाहिर बात है बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में, तो वो भी चाहते हैं कि कॉमर्स की तरफ आएँ। एक तो बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि किस तरह आया जाए, किस तरह शुरुआत की जाए, उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो आते हैं, इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कहीं मायूसी उनको नज़र आती है। क्या वजह होती है? कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की होती उन लोगों ने, जिसकी वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ता है? लेकिन यहाँ जो प्रॉब्लम है ना इस मार्केट में, इस मार्केट का प्रॉब्लम ये कि मुझे पता चला कि अमेज़ॉन बहुत अच्छी जगह है, मैंने पैसे लिए, मैंने इन्वेस्ट कर दिए। अब ना मुझे नॉलेज है, ना मैंने कोई ट्रेनिंग्स ली है, ना मैंने इसमें रिसर्च की कि मार्केट किस तरह से जा सकती है, क्या ड्रॉबैक्स हो सकता है मार्केट के, तो डेफिनेटली मैं लॉस फेस करूंगा। इतनी बड़ी मार्केट है, इतने बड़े शार्क्स बैठे हुए हैं, आपको अगर नॉलेज नहीं होगी, बेसिक नॉलेज और इंटरमीडिएट नॉलेज का काम नहीं है, आप अच्छी नॉलेज के साथ जब जाएंगे तो फिर आप शायद कम्पीट कर लें, उससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते कम्पीट। और जिन लोगों ने ई कॉमर्स फील्ड में आना है उन लोगों के लिए बेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग यूट्यूब है। हर इंटरनेशनल ट्रेनर इस पे मौजूद होगा, हर लोकल ट्रेनर इस पे मौजूद होगा, आपको अपनी लैंग्वेज में भी मिल जाएगी ट्रेनिंग्स। आपको अगर इंग्लिश में सुननी है तो इंग्लिश में मिल जाएगी, कोई और लैंग्वेज में सुननी है तो उसमें भी मिल जाएगी। अगर कहीं और से कोर्सेज करने तो यूडेमी एक नाम का प्लेटफॉर्म है, इसके $10-12 के कोर्सेज होते हैं, वो भी अच्छे कोर्सेज होते हैं, तो वहाँ से भी सीख सकते हैं। अच्छा सर, ये बताओ कि आपकी तरह बहुत से लोग कामयाब हुए हैं लेकिन कुछ लोग नाकाम भी हुए हैं, तो जो लोग नाकाम हुए हैं उनके नाकामी की वजूहात क्या होती हैं, उनको क्या एडवाइस करेंगे आप? देखिए यूजुअली ये थोड़ा सा टायरिंग प्रोसेस है ई कॉमर्स का, ये थोड़ी ख्वारी होती है, पेशेंस चाहिए होता है। कुछ लोग थोड़े टाइम के बाद थक जाते हैं, बोलते हैं नहीं यार ये हमारे टाइप की चीज़ नहीं है, जो कि बिल्कुल सही बात है, हर बंदा नहीं कर पाता कोई भी चीज़ ऐसी हो। अब कुछ लोग हो जाते हैं, जैसे मैं हो गया, मेरे और बहुत सारे कोलीग्स हैं जो हो गए जिन्होंने अच्छा काम किया। अब फॉर एग्जांपल के मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त भी हैं जिन्होंने पैसे लगाए, उनके पैसे डूब गए, ठीक है। अच्छा। अब होता क्या है कि उन्होंने ना सीखा, प्रॉपर प्रॉब्लम यहाँ पे है ना लैक ऑफ ट्रेनिंग है, लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन का। उसके अगर आप बगैर एजुकेशन और ट्रेनिंग के किसी भी मार्केट में जाएंगे, जाहिर सी बात है आप वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अच्छा असद, ये बताओ कि जो इस वक्त हमारे असद, हाँ मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अमेज़न की तरफ अगर कोई नौजवान आना चाहता है, और बहुत सारे रास्ते हैं, सवाल है, मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? क्योंकि हर नौजवान ये सोचता है कि बहुत सारी कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट लाइफ में आपके पास इतने पैसे नहीं होते, और कोशिश ये होती है कि भाई 2-4 पैसे कमा के अपनी स्टडी जो है उसको कंटिन्यू किया जाए, तो उनको आप क्या कहेंगे? देखिए आई स्टार्टेड विद जीरो इन्वेस्टमेंट, मेरे पास मैंने 1 भी रुपए से स्टार्ट किया था, मैंने फ्रीलांसिंग की थी, मैंने अपना लैपटॉप इस्तेमाल किया था और मैंने फ्रीलांसिंग की थी। अब जो अमेज़न में आना चाहता है उसके लिए इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, यूट्यूब फ्री लर्निंग है, वहाँ से सीखे। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स है अपवर्क, फाइवर, इन पे अपने अकाउंट्स बनाए, वहाँ पे अपनी सर्विसेज सेल करना शुरू करे, वो वहाँ से पैसे कमाएगा। अमेज़न पे बिजनेस करना इन्वेस्टमेंट है, अमेज़न पे सर्विस प्रोवाइडिंग विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अच्छा सर, ये बताओ कि आपने जैसे YouTube बार बार जिक्र किया है कि जो लोग सीखना चाहते हैं उनको चाहिए वहाँ पे जाएं। हमारे यहाँ बहुत से इदारे भी हैं, इंस्टीट्यूट भी हैं जो सिखा रहे हैं कोर्सेज वगैरह, उनके कोर्सेज में आपको कोई खामी लगती है, कमज़ोरी लगती है जो उनको मतलब उस लेवल पे सक्सेस नहीं मिलती जिस लेवल पे मिलनी चाहिए? नहीं, खामी कोई भी नहीं है। ये होता है कि कोर्सेज है ना मंथली आउटडेटेड होते जाते हैं, तो रेगुलरली अपडेट करना होता है हर कोर्स को। फॉर एग्जांपल एक कोर्स बना है 2020 में, तो वो उस टाइम के उस मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से बना था और उस मार्केट की नॉलेज थी। अब जो नई नॉलेज आई है वो कभी कभी मिसिंग होती है, पर ये होता है कि उन कोर्सेज को सुन के भी आप कुछ पैसे तो कमा ही लेंगे। पर यूट्यूब पे ये डेली अपलोड करते हैं इंटरनेशनल ट्रेंड, तो आप नॉलेज से अप टू डेट रहते हैं, तो इसलिए मैं यूट्यूब को जिक्र बार बार कर रहा हूँ।
थैंक यू असद। विश अच्छा, असद, अल्लाह जिस ताला तरह आपको और आपने- कामयाबी दे। अच्छा। और जिस तरीके से आप सिखा भी रहे हैं उसमें भी जो सीखें आपसे वो कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी का एक मौका बन सकता है अगर ई कॉमर्स में वो तरक्की करे तो। हिंदुस्तान बहुत पैसे कमा रहा है, चाइना बहुत पैसे कमा रहा है, हम भी कर सकते हैं, इसको बहुत बढ़ा सकते हैं। उसकी तरफ उम्मीद है हमारी तवज्जो होगी। इंस्टीट्यूट भी हमारे जैसे असद ने कहा आउटडेटेड हो जाते हैं कोर्सेज, उनको फ्रेश करना पड़ता है, तो उनको फ्रेश करते रहें, यूट्यूब से सीखते रहें और आपको इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अभी इजाज़त दीजिए, एक ब्रेक के बाद फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। जी, हमने आपकी मुलाकात करवाई आज नौजवानों से जो बड़े ही ज़बरदस्त तरीके पर अपना काम सर अंजाम दे रहे हैं। एक सबसे पहले पेंटर से करवाई जो कैलीग्राफी के लिए ज़रिए दुनिया भर में अपना नाम बना रहे हैं। फिर ई कॉमर्स के जीवानी से हमने आपकी मुलाकात करवाई जो छोटी उम्र में इतने कामयाब बिजनेसमैन बन चुके हैं। और अब माहम तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, छोटी उम्र में एक कोच बन गई हैं। 12 साल का इनका तजुर्बा है, अगरचे देखने में लगता नहीं है, लेकिन 12 साल से साइकिलिंग से वाबस्ता हैं। वाइस प्रेसिडेंट हैं पंजाब साइकिलिंग एसोसिएशन की और कोच के तौर पे अब लोगों को सिखा रही हैं। और अभी जो होने वाले हैं स्पेशल ओलंपिक्स, उसमें जो स्पेशल बच्चे हैं उनको कोचिंग करवा रही हैं। अपने इवेंट्स भी करवाती रहती हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले स्पेशल बच्चों को सिखाना तो कितना मुश्किल काम है। साइकिलिंग काफ़ी मुश्किल होती है, उसमें स्पेशल बच्चों को ट्रेनिंग देना कितना मुश्किल लगता है? जी बिल्कुल, क्योंकि नॉर्मल बच्चों की निस्बत स्पेशल बच्चों पे काम करना बहुत एक टोटली डिफरेंट सिनेरियो है। जो मैंने सीखा है आज तक साइकिलिंग के साथ वो टोटली मुझे बहुत एक वो भी काम दे रहा है, और दूसरा क्योंकि स्पेशल बच्चों को ट्रीट करना इटसेल्फ इज़ अ बिग चैलेंज। क्योंकि हम सिर्फ उनकी स्किल्स पे काम नहीं कर सकते, वी हैव टू वर्क ओवरऑल। क्योंकि जो स्पेशल बच्चे के साथ काम करने का पहला तरीका यही होता है कि हमें उनसे दोस्ती करनी पड़ती है। और जिस तरह हर बॉडी एक यूनिक बॉडी है, इसी तरह स्पेशल बच्चे का हर माइंड भी यूनिक है। तो उसी तरह पहले हमें उनके ड्रॉबैक्स पता होने चाहिए और उनकी एक्चुअली इशू क्या है उसको स्टडी करके उनको दोस्ती करके फिर आगे से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, आपने अपनी तरबियत तो कोरिया से ली कोचिंग की? जी बिल्कुल, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन से सैयद अजहर अली शाह जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मेरा सिलेक्शन करवाया था और मैं कोरिया गई थी 2019 में। एंड वहाँ पे एक माह का जो मैंने कोर्स है UCI लेवल 1 सर्टिफिकेशन का वहाँ से किया था और उसके बाद मेरी कोचिंग का प्योरली आगाज़ हुआ था। ठीक है, पाकिस्तान साइकिलिंग के लिहाज से बड़ा नाम नहीं है, मतलब इसकी क्या वजूहात है? आप कोरिया में गई, कोरिया में तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे हर आदमी जो है वो साइकिलिस्ट बना हुआ है, बहुत ज़्यादा लोग निकलते हैं। हॉलैंड में बहुत ज़्यादा है, यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग साइकिलिंग बहुत ज़्यादा वैसे भी करते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक तो रुझान नहीं है, दूसरे जब कंपटीशन आते हैं वहाँ बड़ा नाम क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, इसकी रीज़न बिल्कुल यही है कि क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम हर लिहाज से काफ़ी पीछे है, तो स्पोर्ट्स में तो बहुत ही ज़्यादा पीछे है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा है कि तो हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं होते, फिर उसके बाद गवर्नमेंट उस तरह से साथ नहीं देती प्लेयर का। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं या फिर जो हमारे गवर्नमेंट है वो सिर्फ इस टाइम क्रिकेट को देख रही है, बाकी दूसरी गेम्स की तरफ किसी का रुझान नहीं है। अनटिल अनलेस जिस तरह नदीम अरशद भाई हैं, नू भाई हैं, उन्होंने जब कुछ किया है तो रुझान गया है कि यहाँ जावलिन भी कोई गेम है, वरना अक्सर तो लोगों को ये भी नहीं पता था कि जावलिन क्या होता है। तो करके दिखाना पड़ता है, मनवाना पड़ता है और देन फिर कुछ होता है। लेकिन पहले जो है गवर्नमेंट जो थी वो फ़ंड दे रही थी, लेकिन फिर फंडिंग बंद होगी, फिर खुद से उसको स्ट्रगल करना और स्पॉन्सर्स को लेके आना, वो सब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी डिस्ट्रैक्शन का बायस बनी है। ये हरमीत हमारा साथी हमारे साथ मौजूद है, बड़े गौर से सुन रहा है, दिल उसका भी चाह रहा है कि साइकिलिंग शुरू कर दे। जी हरमीत। हरमीत को शायद आवाज़ नहीं गई मेरी। हरमीत, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि मुझे थोड़ी टेक्निकल वो इशू आ रहा है आवाज़ का, लेकिन थोड़े बहुत रोज़ साहब वहाँ से जानना चाहूँगा कि मुश्किल टास्क चुनना, क्योंकि जाहिर बात है कि एक तो साइकिल की बात की जाए, साइकिलिस्ट की बात की तो कम हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, लेकिन फिर स्पेशल बच्चों को चुनना, ये ख्याल कैसे आया कि इतना मुश्किल टास्क, और वो भी बतौर खातून आपने लिया, तो कितनी मुश्किलात आई, हर्डल कितने आए आपके? जी बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान स्पेशल ओलंपिक्स है जो कि रौनक लखानी या नीसुर रहमान लीड कर रहे हैं इसको, और वो काफ़ी अरसे से इसको लीड कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये उन्हीं के थ्रू, प्रॉपर चैनल के थ्रू हम लोग बच्चे शॉर्टलिस्ट करते हैं।
पहले रीजनल गेम्स होती हैं बच्चों की, बेसिकली जो स्कूल्स या जो इंडिविजुअल बच्चे जो हैं वो पाकिस्तान ओलंपिक के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। फिर इसके अलावा इनके रीजनल गेम्स होती हैं, फिर नेशनल गेम्स होती हैं, फिर नेशनल गेम्स में से शॉर्टलिस्ट करके बच्चे वर्ल्ड गेम्स में जाते हैं। तो एक प्रॉपर थ्रू चैनल होता है और हर रीजन का अपना कोच होता है, क्योंकि मैं एज एन हेड कोच इसको लीड कर रही हूँ अभी फ़िलहाल। अभी परसों हमारी नेशनल गेम्स जो हैं वो मुकम्मल हुई हैं, जिसमें ऑल ओवर द पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह 40 साइकिलिस्ट आए थे स्पेशल, और उनके दरमियान में जो नेशनल गेम्स हुई थी, अब इंशाल्लाह उन्हीं बच्चों में से ओवरऑल हमने जो बर्लिन में हमारी जून में वर्ल्ड गेम्स हो रही हैं उसके लिए हम उन्हीं बच्चों में से निकालेंगे। लोग अट्रैक्ट हुए हो क्या? वो ऐसी है कि जो मुश्किल काम है वो आपने लिया हुआ है। पहले तो ये बताएं कि जब आपने साइकिलिंग शुरू की थी तो खुद हर्डल्स कोई थी, मतलब ऐसी जो आप समझती हैं कि ख़ास तौर पे लड़कियां जब साइकिलिंग करती हैं तो उनको हर्डल्स काफ़ी फेस करना पड़ती हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि ये हमारा माशरा है और इसमें औरत को कहीं ना कहीं कोई ना कोई हर्डल पेश आती है। जिस तरह सबको हर्डल्स आई हैं, थोड़ी बहुत हर्डल्स मुझे भी आई थी, क्योंकि मैंने जब साइकिलिंग स्टार्ट की थी तब साइकिलिंग का इतना रुझान नहीं था। तो जब मैं रोड पे साइकिल लेके जाई तो हूटिंग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आम थी, क्योंकि इतने ज़्यादा साइकिलिस्ट तब रोड पे नहीं थे। वो तो कोविड की वजह से लोग साइकिलिंग पे ज़्यादा रुझान किया लोगों ने, और लोग साइकिल पे बाहर निकले, क्लब्स बन गए हैं बड़े बड़े। लेकिन जब मैंने स्टार्ट की थी ऐसा कुछ नहीं था, और उसका नतीजा ये होता था कि मैं जब भी घर से बाहर निकलती थी तो आई पुट एन हैंड फ्री एंड ग्लासेस एंड जस्ट फोकस ऑन द रोड। और मैंने इस तरह अपनी जर्नी कंटिन्यू किया, और इस जर्नी में आई मस्ट से कि मेरी मदर वाज माय बिग सपोर्ट। हाँ, ये मतलब सबसे बड़ी बात, यही सवाल एक था कि घर वालों की कितनी सपोर्ट होती है, क्योंकि वालिद ज़्यादा बाहर रहते हैं ना, तो वो उस वजह से वो हर्डल भी वही ज़्यादा क्रिएट करते हैं। नहीं वालिद साहब तो भाइयों का होता है कि भाई क्या मतलब निकलेगी, कुछ छेड़ देगा, कुछ तंग करेगा, कुछ गिरा देगा। नहीं, वालिद साहब तो मेरे बहुत बचपन में ही फोत हो गए थे। अच्छा, तो वालिद साहब का तो प्यार मिला ही नहीं मुझे, लेकिन आई मस्ट से कि मेरी मदर ने मेरा बहुत साथ दिया है। वालिद साहब का और मदर का दोनों का रोल उन्होंने प्ले किया है। और मेरे बिग ब्रदर इस टाइम यूके में बैठे हैं, और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया। उन्होंने मुझे बकायदा खुद वो मुझे ला के जीन्स वगैरह देते थे कि ये पहनो, तुम पे ये सूट करता है। और वो खुद मुझे कहते थे कामयाब कुछ ही लोग हैं जिनमें से एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है, तो कुछ करो तो बड़े लेवल का करो, वरना ना करो। तो ये हमेशा मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला है, और छोटे भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सपोर्ट किया। अभी थोड़ा सा वो हो गए हैं कि काफ़ी टाइम हो गया, यू शुड गो अदर साइड, शादी कर लो, ये कर लो, तो इस सब को छोड़ दो, बहुत हो गया। लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं अगर सपोर्ट ना हो तो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ठीक है, आप इवेंट्स भी करवाती रहती हैं? जी जी। मतलब वो इवेंट्स किस तरह के होते हैं और किन लोगों के करवाती हो? जी बेसिकली मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की है फास्ट पी के नाम से, जिसमें आयशा काजी जो हैं वो मेरी पार्टनर है। अच्छा। और हम दोनों ने मिलकर ये कंपनी स्टार्ट करने का मकसद यही था, क्योंकि बहुत एथलीट आए और गए, मेडल्स लिए, बड़े लेवल पे गए, और कहीं ना कहीं गुम हो गए। फिर वो मेडल लेके कहते हैं ये मेडल हमें खिलाएगा पिलाएगा, बट मेडल ने क्या खिलाना पिलाना, वो तो बेजान चीज़ है। अनटिल अनलेस हमारी स्किल्स जो हैं वो हम आगे डेवलप ना करें, आगे ना प्रोवाइड करें और अपनी लेगेसी ना बनाएं। तो मेरा यही पॉइंट था कि अगर हमने इतने साल लगाए हैं तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग फ्रॉम आवर ओन। तो हमने फिर इस चीज़ का आगाज़ किया, क्योंकि मेरी मदर गेम साइकिलिंग है, तो एक कॉन्सेप्ट है बैलेंस बाइक का, जो कि 18 माह से 5 साल तक के बच्चों का है। इक्विपमेंट यहाँ से नहीं मिलता, इक्विपमेंट भी बाहर से मंगवाया, काफ़ी हर्डल्स आई, और वो कॉन्सेप्ट अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली हमने पाकिस्तान में लॉन्च किया है। और अभी हम उस कंपनी को रन करें। ये इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है प्योर स्पोर्ट्स की, और इसमें हम ज़्यादा फोकस बच्चों पे और फीमेल्स पे कर रहे हैं। बच्चे ज़्यादा होते हैं जी, फीमेल ज़्यादा होती हैं? मोस्टली क्योंकि अभी जो हमारे 3 इवेंट्स हुए हैं उसमें तो बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तो और मेरा मेन फोकस भी बच्चों पे ही है, क्योंकि ये वो निगलेक्टेड एरिया है जो दूसरे एसोसिएशन, फेडरेशंस, यहाँ पे कोई भी बड़े कॉम्पिटिशन्स हैं इस एरिया को निगलेक्ट कर देता है। तो जो निगलेक्टेड एरिया है, तो मेरा फोकस उसी एरिया पे है कि ग्रास रूट लेवल से बच्चे पे काम हो। ठीक है, कोई ख़ास चीज़ जो आप बच्चों को कहना चाहो, मतलब कि बच्चे अपने आप को मसरूफ़ कैसे रखें और बेहतर काम में अपना वक्त जो है वो लगाएं? जी, मैं यही बात है कि जब पहला ज़माना था तो पहले ये होता था कि माएँ बच्चों को बाहर से अंदर लेके जाती थी, आउटडोर ना जाओ, इंडोर आओ। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हमारे सर पे सवार हो गई है, बच्चा हर टाइम मोबाइल एंड लैपटॉप पे लगा रहता है,
तो अब मैं खुद उसको कह रही हूँ देखो दारा बाहर जाओ। तो ये एक बहुत एक बैलेंस क्रिएट करने की जी ज़रूरत है। बिल्कुल, ये बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है और ये बैलेंस हमारे पेरेंट्स नहीं देना बच्चों को। ठीक है, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया मैम, आप तशरीफ लाई। गुड लक आपके कारोबार के लिए, काम के लिए। हमें इजाज़त दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। 2 दिन की हमारी छुट्टी है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद ये है कि सोहा भी ठीक होगी और पीर को हम तीनों ज्वाइन करेंगे, आपको खुश आमदीद कहेंगे इस शो में। अभी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।